सुंदरवन जंगल में बर्फीला तूफान आया हुआ था। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ठंडी हवा का शोर था। एक पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला हवा में जोर जोर से हिल रहा था। रानो अपने 3 अंडों को पंखों में छुपाए कांप रही थी। टुन्नू जी, हवा बहुत बहुत तेज है और ये तूफान हमारे घोंसले को हिला रहा है। मेरे पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए तो हमारे दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनमोल, सूरज कुमार, अरफिया, सना फातिमा, मुस्कान शाजिया, सुपी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर के मेरे पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए तो हमारे बच्चे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही जम जाएंगे और मर जाएंगे। हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। मैं जानता हूँ रानो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घोंसले के सुराख बंद कर सकूं, लेकिन ये बर्फ रुक ही नहीं रही। टुन्नू घोंसले से नीचे उतरकर जमीन पर आता है। वह बर्फ को रेतकर कुछ खोजने की कोशिश करता है ताकि खाकर शरीर में गर्मी ला सके। हे भगवान, सारे दाने, सारे कीड़े बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। हताश होकर टुन्नू उड़ता हुआ पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उल्लू बाबा अपने कोटर में बैठे थे। बाबा, हमारी मदद कीजिए। रानो और अंडे ठंड से जम रहे हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। बेटा टुन्नू, इस मौसम में खाना मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चों को बचाना है तो अग्नि घास ले आओ। वह काली गुफा में मिलती है। उसे घोंसले में रखते ही गर्मी पैदा होती है। उल्लू बाबा की बात सुनकर टुन्नू तुरंत काली गुफा की ओर उड़ चला। हवा उसे पीछे धकेल रही थी। उसकी आंखों में बर्फ चुभ रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे रानो और बच्चों के लिए वह जादुई घास लानी ही होगी। टुन्नू हांफते हुए काली गुफा के बाहर पहुंचा। वहां कालू कौवा और गोरी कवि गुफा के मुहाने पर खड़े थे। उन्होंने गुफा का रास्ता रोक रखा था। कालू भाई नमस्ते, मुझे बस थोड़ी सी अग्नि घास चाहिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। नमस्ते टुन्नू, पर ये घास मुफ्त नहीं है। हमने मेहनत से जमा की है। अगर चाहिए तो बदले में 10 ताजे कीड़े लेकर आओ। हाँ, और अगर कीड़े नहीं ला सकते तो यहाँ से चलते बनो। ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन गोरी भाभी। बस, अब और एक शब्द नहीं। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर इस बर्फीली खाई में गिरा दूंगा। निकलो यहाँ से। टुन्नू खाली हाथ रोता हुआ वापस घोंसले में आया। रानो की हालत अब और खराब हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो रानो, कालू ने सारी घास पर कब्जा कर लिया है। वो बिना खाने के घास नहीं देगा और जंगल में खाना है नहीं। आप रोइए मत टुन्नू जी, हमें इस समय टूटना नहीं है। आप तुरंत अंडों पर बैठिए और उन्हें अपने शरीर की बची हुई गर्मी दीजिए। मैं ये खतरनाक काम खुद करने जाती हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाली हाथ वापस नहीं आएगी। मैं किसी भी कीमत पर वह अग्नि घास ढूंढ कर लाऊंगी। रानो उड़कर गुफा के अंदर आ तो गई, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। तालू ने सामने की सारी घास निकाल ली थी। रानो ने हिम्मत नहीं हारी और गुफा में और अंदर तक ढूंढने लगी। अरे देखिए टुन्नू जी, उस काले गहरे कोने में पत्थरों के बीच दबी हुई एक बहुत छोटी सी जड़ अभी भी बची हुई है। ये शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें इसे किसी भी तरह निकालना होगा। रानो ने बिना समय गवाए उस जड़ को अपनी चोंच से पकड़ा। जड़ पत्थरों में फंसी थी, लेकिन रानो ने अपने पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ लिया। जैसे ही रानो वो जड़ लेकर बाहर निकली, कालू कौवे ने उसे देख लिया। अरे रुक, ये मेरी गुफा की घास है। इसे तू नहीं ले जा सकती। कालू भैया, आप क्यों इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं? ये तो सिर्फ एक छोटी सूखी जड़ है। आपके पास तो घास का पूरा ढेर लगा हुआ है। कृपया हमें ये थोड़ी सी जड़ ले जाने दीजिए। अगर आप हमें रोकेंगे तो मेरे मासूम बच्चे इस ठंड से निश्चित रूप से मर जाएंगे। मुझे परवाह नहीं, ला ये मुझे दे। कालू झपट्टा मारता है। तभी पास के पेड़ से
मोर ने छलांग लगाई और कालू के सामने आ गया। पीछे हटो कालू, शर्म नहीं आती एक लाचार माँ से उसका हक छीनते हुए? कुदरत की चीजों पर सबका हक है। मोर को देखकर कालू डर गया और पीछे हट गया। रानो ने मोर को धन्यवाद दिया और उड़ चली। रानो घोंसले में लौटी। वह जड़ सूखी और ठंडी थी। टुन्नू निराश हो गया। रानो, ये तो बुझी हुई है, ये काम नहीं करेगी। ये काम करेगी टुन्नू जी, आप निराश मत होइए। शायद ये जड़ ठंडी और बुझी हुई है, लेकिन एक माँ की ममता और उसका संकल्प इसे जरूर जलाएगा। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इसे फूकूंगी और इसे गर्म करके अपने बच्चों को बचाऊंगी। रानो ने उस जड़ को अंडों के बीच रखा और अपनी गर्म सांसें उस पर फूकने लगी। पूरी रात भूखी प्यासी रानो सिर्फ उस घास को फूक मारती रही। धीरे धीरे रानो की मेहनत से वो जड़ हरे रंग में चमकने लगी और घोंसला गर्म हो गया। अगली सुबह जंगल में शोर मच गया। कालू कौवे के घोंसले से काला धुआं निकल रहा था। बचाओ बचाओ, हमारा घर जल रहा है। लालच का यही अंजाम होता है। तुमने इतनी ज्यादा अग्नि घास जमा कर ली कि उसकी गर्मी से तुम्हारा ही घर जल गया। इधर रानो के घोंसले में एक मीठी आवाज गूंजी, ची ची। अंडे टूट चुके थे और 3 प्यारे बच्चे रानो की गोद में थे। कालू और गोरी, जिनका घर जल चुका था, सर झुकाए रानो के पास आए। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमारे पास अब रहने को जगह नहीं है। आ जाइए कालू और गोरी बहन, मुझे पता है कि आप दोनों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन इस भयानक तूफान में मैं आपको बेघर दर नहीं छोड़ सकती। जब तक ये बर्फीला तूफान है, आप हमारे पेड़ की निचली डाल पर शांति से रह सकते हैं। मुसीबत में किसी का साथ देना और माफ कर देना ही हमारा असली धर्म है। रानो की छोटी सी सुलगती घास ने न सिर्फ उसके बच्चों को बल्कि उसके दुश्मनों को भी नई राह दिखाई। सुबह का समय था। सब पक्षी अपने अपने काम में लगे थे। कोई खाना जुटा रहा था, कोई अपने बच्चों को खिला रहा था। पर उसी वक्त एक कोने में कालू कौवा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। ये सब मेहनत करके खाने वाले मूर्ख हैं। मैं तो समझदार हूँ। मेहनत नहीं, चोरी करनी चाहिए, और चोरी से जो मिलेगा उससे मैं सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, 2 मंजिला घर। इतना कहकर कालू उड़ता है और सबसे पहले जाता है मिट्ठू तोते के घर। अरे हरियाली, जरा देखना ना, मैंने जो लाल मिर्च सुखाने रखी थी वो कितनी अच्छी खुशबू दे रही है। कल बाजार में बेचेंगे तो दाना पानी मिल जाएगा। जैसे ही तोता और हरियाली घर के अंदर जाते हैं, कालू धीरे से आता है और मिर्च की पूरी थाली उठा लेता है। अब ये मिर्च मेरे घर में रखूंगा। धीरे धीरे मेरा घर खजाने से भर जाएगा। एक दिन कबूतर चाचा अपने अनाज की बोरियों के पास बैठे थे। हर दिन की तरह वो अपने अनाज को साफ कर रहे थे। आज तो नए अनाज आए हैं, बच्चों के लिए ये बहुत काम आएगा। तभी एक कालू कौवा धीरे धीरे वहाँ आता है। जैसे ही कबूतर की नजर बोरियों से हटती है, वो एक जल्दी से एक बड़ी बोरी उठाई और उड़ गया। अरे, मेरी बोरी कहाँ चली गई? कबूतर चाचा समझ नहीं पा रहे थे कि ये चोरी कैसे हुई। कालू कौवा पीछे से हंसते हुए उड़ गया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक रोज जंगल के पुराने हिस्से में कालू कौवा ने अपने लिए एक बड़ा 2 मंजिला घर बनाया। लकड़ी, सूखी डालियां और पत्तों से उसने ऐसा मकान खड़ा किया कि बाकी पक्षी भी हैरान रह गए। देखो सब मेरे घर को, अब मैं जंगल का सबसे बड़ा और अमीर पंछी लग रहा हूँ। लेकिन अमीरी का मजा तब आएगा जब सबके पास खाने को ना हो और मेरे पास ढेरों दाना हो। घर बनाने के बाद कालू कौवा की नजर अब रानो के खाने पर थी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी छोटी टोकरी में ताजा फल और कुछ अनाज लेकर जंगल में घर लौट रही थी। वो खुश थी कि बच्चों को आज अच्छा खाना मिलेगा। चलो बच्चों, आज ये अनाज और फल तुम्हारे लिए। अचानक कालू कौवा ऊपर से रानो के घर पर उड़ता हुआ आता है और खिड़की से फलों की टोकरी को चुरा लेता है। ये सब कौन कर रहा है? मेरी टोकरी और अनाज सब गायब।
और इसी तरह कालू कभी कबूतर चाचा की अनाज की बोरियां, कभी तोते की मिर्चें और कभी रानो चिड़िया की फलों की टोकरी चुरा लेता। हर कोई परेशान था, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब गायब कैसे हो रहा है। कुछ दिन बीते, सब इकट्ठा होकर रानो चिड़िया के घर पहुँचे। रानो बेटा, अब तो हद हो गई। रोज मेरा अनाज गायब हो जाता है। ये कौन है जो जंगल को लूट रहा है? हाँ दीदी, मेरे बच्चे भूखे रह गए। कोई तो है जो हमारी मेहनत छीन रहा है। अरे का बताई, हमरा घर के आगे से भी सब गायब हो जात बा। कोनो जादू टोना लागत बा? नहीं दोस्तों, ये जादू टोना नहीं है। ये जरूर किसी चालाक का काम है। हम सब मिलकर पता लगाएंगे। इसी बीच पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे कालू कौवा सब सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था। जितना चाहो शिकायत कर लो पर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब मैंने चुराया है। मेरा 2 मंजिला घर तैयार हो गया है। अब सब मुझे जल जल कर देखेंगे। रात का समय था, पूरा जंगल सो रहा था, लेकिन कालू कौवा जाग रहा था। वो चोरी का सामान एक एक करके अपने नए घर में रख रहा था। उसका घर जंगल के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ पर बना था। 2 मंजिला, चमचमाता हुआ, पर उसमें सिर्फ चोरी का माल था। वाह! अब देखो, रानो चिड़िया की टोकरी, कबूतर चाचा का अनाज, तोते की मिर्च, बिंदिया चिड़िया की मूंगफली, सब मेरे पास है। अब मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। सब मुझे देखेंगे तो जल जाएंगे। उसी वक्त गुड़िया चिड़िया उड़ते उड़ते वहां पहुंच गई। उसने देखा कि कालू कौवा अंधेरे में अपने घर में चोरी का सामान छुपा रहा है। अरे तो ये है असली चोर। कालू कौवा ही सबका सामान चुरा रहा है। मुझे सबको बताना होगा। गुड़िया धीरे से उड़कर वापस चली जाती है और कालू कौवा अपने चोरी के खजाने को देखकर मन ही मन हंसता है। उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी अब सबके सामने आने वाली है। मामा सुनो सुनो, मुझे पता चल गया है कि हमारा सामान कौन चुरा रहा है। सभी पक्षी पहले से ही रानो के घर पर थे। क्या सचमुच? बताओ बेटा, कौन है वो? वो है कालू कौवा। कल रात मैंने अपनी आँखों से देखा। वो अपने नए 2 मंजिला घर में चोरी का सारा सामान छुपा रहा था। अरे तो इसका मतलब मेरे बच्चों का खाना भी उसी ने छीना था। तो कोनो जादू टोना ना, ये कालू की हरकत बा। ये सुनकर सब पक्षी हैरान रह गए। गुस्से और दुख से उनकी आंखें भर आईं, लेकिन रानो चिड़िया शांत रही। उसने सभी को इशारे से चुप कराया। दोस्तों, सच अब सामने है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तालू ने हमसे छल किया है। अब हमें सबूत के साथ उसे पकड़ना होगा, ताकि वो फिर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। रात गहरा चुकी थी। पूरा जंगल चुप था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। रानो चिड़िया, कबूतर चाचा, मिट्ठू तोता, बिंदिया और बाकी सब पक्षी धीरे धीरे उड़ते हुए कालू कौवा के 2 मंजिला घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही सब घर के पास पहुँचे, उन्होंने देखा अंदर मिर्च की थालियाँ, अनाज की बोरियां, फल की टोकरी और मूंगफली के ढेर रखे थे। अरे ये तो मेरा अनाज है। ई देख, ई मिर्च हमरा बा। तो सचमुच कालू ही हमारे बच्चों का खाना छुपा रहा था। सभी पक्षी चोरी का सबूत देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश की बौछारें पड़ने लगीं। देखते ही देखते भयानक तूफान ने पूरे जंगल को घेर लिया। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलकर घबराया हुआ इधर-उधर देखने लगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा महल, मेरा 2 मंजिला घर। तेज हवा और बारिश से उसका घर हिलने लगा। लकड़ियाँ टूटने लगीं और देखते ही देखते पूरा घर ढह गया। सारा चोरी का सामान नीचे गिरकर बिखर गया। देखो, भगवान का न्याय हो गया। जो चोरी करेगा उसका घर कभी नहीं टिकेगा। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया घर ही टिकता है। दूसरों का हक छीनकर अमीर बनने वाला कभी सुखी नहीं होता।
जंगल में एक बड़ा मेला लगा था। सब जानवर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। कोई मिठाई, कोई फल, कोई कपड़े। उसी मेले के कोने पर रानो चिड़िया छोटे मिट्टी के बर्तनों में दलिया बेच रही थी। अरे रानो, तेरे ये 2 मिट्टी के बर्तन देखकर ही कोई भाग जाएगा। तेरा दलिया कौन खाएगा? हाँ, बेचारी, ये तो बर्तनों में अपना चेहरा देखे तो टूटा हुआ दिखेगा। मेहनत का दलिया ही सबसे मीठा होता है। जो भूखा होगा वही असली स्वाद समझेगा। पास ही मिट्ठू तोता और हरियाली तोती खड़े थे। उनके सामने बच्चे जोर जोर से बोल रहे थे। देखो तो, तुम्हारे बच्चों को गोलगप्पों की जिद पकड़ गई है। अरे बेटा, अभी तो घर से खाना खाकर आए हो और गोलगप्पे खाओगे तो पेट दर्द होगा। नहीं माँ, हमें वही चाहिए, वही चाहिए। सब खा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? अरे अरे, रहने दो हरियाली, बच्चों को खाने दो। कभी कभी मेला भी तो उनके लिए होता है। उधर झूले के पास बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही थी। अरे तुम लोग इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? झूले पर तो सबकी बारी आएगी। नहीं मम्मा, हमें अभी झूला झूलना है, हमें इंतजार नहीं करना। ठीक है, पहले झूलो, लेकिन गिरना मत, मैं पास ही खड़ी हूँ। मेले के एक और कोने पर बंटी कबूतर और उसकी बीवी बबली कबूतरी बैठे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी अलग ही जिद कर रहे थे। पापा, हमें भी गोलगप्पे खाने हैं। देखो, तोता के बच्चे खा रहे हैं। हाँ, हमें भी चाहिए। अरे चुप रहो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। हर चीज पैसे और वक्त देखकर लेनी चाहिए। अरे रहने दो, आज मेला है, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। चलो चलकर गोलगप्पे ले आते हैं। बच्चे खुशी से उछलने लगे। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया, थका चेहरा मगर आंखों में चमक थी। वो रानो से बोला, बेटी, क्या मुझे थोड़ा दलिया मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे इसमें पैसे की क्या बात, भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। बैठिए, मैं अभी देती हूँ। साधु ने पेट भर कर दलिया खाया और मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। बेटी, तूने भूखे को खिलाया है, अब तेरे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे और जब चाहे ये बर्तन सोने के बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है बाबा? ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। यही तेरी सच्चाई है। सच्चाई और नेकदिल इंसान का घर कभी खाली नहीं रहता। सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा उसके मिट्टी के बर्तन चमक कर सोने के बर्तन बन गए हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो कल तक मिट्टी के बर्तन थे। क्या ये वही साधु का आशीर्वाद है? मैंने तो बस भूख मिटाने के लिए दलिया दिया था, और ये कैसा चमत्कार! रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बच्चों को आवाज दी, देखो बच्चों, भगवान ने हमारी मेहनत और नेकी का फल दिया है। ये साधारण बर्तन अब सोने के बर्तन बन गए हैं। कुछ ही दिनों में रानो ने अपने सोने के बर्तनों को जोड़ जोड़ कर एक सुंदर घर बना लिया। ये घर साधारण नहीं था, बल्कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई सूरज की किरणों का महल खड़ा हो गया हो। हर तरफ सोने की चमक फैल रही थी। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने के बर्तन हैं। कैसे बना रानो? बताओ तो सही। हमने तो बस मिट्टी और टहनियों के घर देखे हैं। ये मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है बिंदिया बहन। मैंने भूखे साधु को खिलाया था, शायद उसी का आशीर्वाद है। देखो, अब जंगल की सबसे अमीर चिड़िया तो रानो बन गई। नहीं मिट्ठू, अमीर वो नहीं जो सोने का घर बना ले। असली अमीरी तो रानो की दयालुता में है। उसने भूखे को खिलाया, तभी तो ये वरदान मिला। पास ही पेड़ की टहनी पर कालू कौवा और गोरी कव्वी बैठे थे। उनकी नजरें रानो के घर और सोने जैसे चमकते बर्तनों पर अटकी हुई थीं। गोरी, तू देख रही है? ये रानो तो कल तक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती थी, आज देख सोने के बर्तनों में चमचमाता घर बना लिया। ये सब इसके बस का तो नहीं। ये घर और ये बर्तन मेरे होंगे। सही कह रहे हो कालू, रानो जैसी हुरीब औरत इन बर्तनों की हकदार ही नहीं। ये तो हमारे हाथों में अच्छे लगेंगे। सोचो, इन बर्तनों को बेच देंगे तो हम जंगल के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ, और फिर सब हमारे आगे झुकेंगे। कोई हमें ताना नहीं मार पाएगा। सुन,
मैं कोई न कोई चाल जरूर चलूंगा। रानो के हाथ से ये खजाना छीने बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोनों की बातों से साफ था कि उनका लालच अब बढ़ चुका था। रानो के लिए आने वाले दिन आसान नहीं थे। कालू और गोरी ने जंगल की चालाक लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी बहन, तेरी चालाकी के किस्से मशहूर हैं। हमारी मदद कर, हम तुझे हिस्सा देंगे। ठीक है, चोरी करना बच्चों का खेल है, मैं योजना बनाऊंगी। लोमड़ी ने भुल्ला चील को भी बुलाया। तुझे ताकत चाहिए, हमें चालाकी। सब मिलकर काम करेंगे तो बर्तन हमारे होंगे। ठीक है, मैं ऊपर से हमला करूंगा। अंधेरी रात आई, सब जानवर सो रहे थे। तभी कालू, गोरी, लोमड़ी और भुल्ला चुपके से रानो के घर पहुँचे। बस आज हमारी किस्मत चमक जाएगी। रात थी। कालू और साथी चुपके से रानो के घर में घुसे। लोमड़ी नीचे ही खड़ा था। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाए, बर्तन खुद आवाज करने लगे। थन थन थन, चोर चोर। कौन है? ये आवाज कौन कर रहा है? बर्तन अचानक तेज चमकने लगे। चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें झपक गईं। धीरे धीरे एक एक कर उठा लो, जल्दी। सावधान, कोई आवाज हुई तो भागना होगा। रानो अपने बच्चों के साथ बाहर आई। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चिल्लाई, नहीं, ये मेरा घर है, इसे छीनने वालों को माफी नहीं मिलेगी। जब बर्तन और ज्यादा चमके और अंदर ही जादुई बर्तन कालू और उसके साथी पर हमला कर देता है, तो कालू और उसके साथी डरकर भाग खड़े हुए। कोई पीछे मुड़ा भी नहीं, सब वहां से भाग गए। लोमड़ी भी भागने लगी, मगर बर्तनों की आवाज से उसके कान सुन हो गए। भुल्ला चील उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा गया। गोरी कीचड़ में फिसल गई। वहीं बर्तनों की आवाज सुनकर पूरा जंगल जाग गया और रानो के घर पहुंच गया। रानो ने सच्चाई और बहादुरी से अपने घर की रक्षा की है। रानो ने सबको अपने सोने के बर्तनों के घर में दावत दी। दोस्तों, याद रखो, सोना बर्तनों का नहीं, दिल का होता है। नेकी और मेहनत का घर ही सच्चा घर होता है। इस तरह जंगल ने सीखा कि लालच हमेशा हारता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। हाय रे किस्मत, इतनी सारी मछलियाँ, लेकिन मेरी चोंच से एक भी नहीं पकड़ में आती। अगर मुझे 2 मछलियाँ मिल जाएं, तो आज दोपहर की दावत पक्की। पर ये मछलियाँ तो जैसे हाथ आने को तैयार नहीं। ओ लोमड़ी बहन, क्यों ना एक काम करें, हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़े। तेरी चालाकी के किस्से तो पूरे जंगल में फैले हैं कौवे मियाँ, पर सुनाओ, क्या योजना है? मैं पेड़ की ऊंचाई से मछलियों पर नजर रखूंगा और जहां मछली दिखे मैं काव काव की आवाज दूं, तो वहीं कूदकर मछली पकड़ लेना। और बदले में क्या सिर्फ मेरी मेहनत और तेरी काव काव चलेगी? जो मछली तू पकड़े उसमें से आधी मेरी। आखिर मैं ही तो तेरे लिए रास्ता दिखा रहा हूँ। सही कहा भाई, काव काव करने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, सौदा मंजूर। लोमड़ी तो बेवकूफ निकली। जब वो मछली पकड़ेगी, मैं ऊपर से उड़कर एक झपट्टा मारूंगा और ले उड़ूंगा। तभी मछली दिखती है। काव काव, बाएं तरफ बड़ी मछली। लोमड़ी दौड़ती है, छलांग लगाती है और मछली पकड़ लेती है। वाह, पहली मछली तो हाथ लग गई। कालू फौरन नीचे झपटता है और मछली छीन लेता है। कहा था ना, आधा मेरा, लेकिन ये आधा थोड़ा ज्यादा है। धोखेबाज कौवा, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अरे बहन, ये तो बस शुरुआत थी, अगली तेरी। अगली बार लोमड़ी दिखावे में मछली पकड़ती है, पर जैसे ही कालू झपटता है, वो उसमें मछली की जगह
पत्थर पक लेती हैं। ओए माँ, ये क्या? दांत टूट गए मेरे। जैसे को तैसा कालू भैया, अब काव काव करते रहो। गर्मियों की दोपहरी थी। जंगल की झील सूख चुकी थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखी झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसकी नज़र एक फूटे हुए नारियल के छिलके में जमी थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम? मछली? इस सूखी झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो, यही सच्ची माँ का प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में कभी किसी का बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है और रानो के सामने जमीन पर उगते हैं सुनहरे दाने बाजरे के। हे भगवान, ये तो सोने जैसे हैं। ये बाजरे के दाने खाने में स्वादिष्ट हैं और इन्हें बेचकर तुम बहुत कुछ कमा सकती हो, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से गोरी कौवी और कालू कौवा देख रहे होते हैं। हाँ, देखो जरा उस रानो को। कल तक तो सूखी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, अब रोज कुछ नया ला रही है। कल केले, परसों सेब और अब ये सोने जैसे चमकते बाजरे के दाने। जरूर कोई राज है। अरे गोरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने का बाजरा नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमयी मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर किसी तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस रानो ने। तूने सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेले जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसके पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की? चलो उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कोई जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेले तू? अरे नहीं, मैं और तुम पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस रानो की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास, देखेंगे क्या छुपा रखा है उस भोली भाली शक्ल वाली चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। काव काव और आसमान में उड़ जाते हैं। रात के समय कालू और गोरी रानो की झोपड़ी में घुसते हैं। ये दाने, हाय, सोने जैसे चमक रहे हैं। सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाने आग बन जाते हैं। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। रानो के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी, आज सोने जैसा बाजरा उगा रही है और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रहे हैं। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने उसे मांगकर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है। जंगल सबका है। अगर रानो के पास कोई चमत्कारी चीज है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। वो सब छुपा रही है, खुद लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, रानो ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में तभी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाने जलते क्यों हैं जब हम छूते हैं? क्योंकि दया का फल जब लालच से छुआ जाए तो वो आग बन जाता है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। रानो के बच्चे दौड़कर उसे गले लगाते हैं। फिर झील में हल्की बारिश होती है और मछली फिर दिखती है। रानो, तुमने वादा निभाया। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगता है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी खाली नहीं जाते।
गोरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े होते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला आशीर्वाद चोरी से कभी नहीं पाया जाता।